अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा ने पिछले कुछ अरसे में अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में क्या मज़ीद बेहतरी की है, क्या अपडेट्स हैं, आइए आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं HOD एनवायरनमेंट रूडा मैडम नादिया ताहिर। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं जी कि अभी क्या मज़ीद अपडेट्स आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये सब कैसे हैं, खैरियत से ठीक हैं? अच्छा मिस, ये रूडा अगेन मैं वही कहूँगा कि हर मंथ हम लोगों को बता रहे हैं कि रूडा आपकी बेहतरी के लिए क्या कर रहा है, रूडा हमारी बेहतरी के लिए क्या कर रहा है और इस पूरे शहर को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, कंसर्न्स अवाम के बढ़ते जा रहे हैं। मैं शायद आपको याद होगा, एक दफ़ा पहले भी मैंने जिक्र किया था कि इस्लामाबाद में 2019 में या इसके इर्द गिर्द जब जाया जाता था तो वहाँ पे ग्रीन एरिया ज़्यादा था। वहाँ पे गर्मियों में भी गर्मी नहीं होती थी। लाहौरी इंसान वहाँ पे एक सिंपल फैन में सर्वाइव कर सकता था बहुत अच्छे से। अब ये आलम है कि वहाँ पे भी एयर कंडीशंस और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ पे भी मतलब जो है ना लाहौर को टक्कर दे रही है वहाँ की गर्मी आजकल। लाहौर में मज़ीद ज़्यादा होने के चांसेस हैं और हो भी रही है। एक आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, दूसरा एक कंक्रीट का शहर है। तो ये रूडा कैसे इसे बेहतर बनाएगा कि मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इससे कैसे डिफेंड करेगा लाहौर को? देखिए, अभी एक रूडा तो एक स्मॉल पार्ट है आपके हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो हम बात करते हैं। जी जी। अगर हम इसको ग्लोबल इम्पैक्ट से लेकर फिर हम उसको लोकल इम्पैक्ट पे लेकर आएँ तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। ठीक है। वो इस तरह से कि जिस तरह से वेदर की हम बात कर रहे हैं कि पहले शहरों में क्या वेदर था और अभी क्या है, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है। और उन्हीं रीजंस को एड्रेस करते हुए रूडा जितने अपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है वो उन चीज़ों को एड्रेस करने में मुआविन और मददगार साबित हो रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस जितने आपने किए हैं अभी वो सारे उसके अंदर एड्रेस हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कि गर्मी है और गर्मी की शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल ऐसे और ऑल ओवर द वर्ल्ड और ग्लोबल रिपोर्ट्स इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं, अपने रिसर्च आर्टिकल्स में बता रहे हैं। ठीक है। और एकेडेमिया इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है और उसके साथ में रीजनिंग भी बता रहा है। रीजनिंग में अगर आप उसका सबसे पहला पॉइंट आप देखें तो वो डिफॉरेस्टेशन है, जहाँ पे फॉरेस्ट अबंडेंस था और जहाँ पे ग्रीन एरियाज़ थे वहाँ पे उनको कम करके जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है। ठीक है। और वो इस कदर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन की गई कि वहाँ पे जो ग्रीन एरिया जहाँ पे उनको वो मैनेज करना था वो एरिया, उसको उन्होंने मज़ीद कम किया, उसको मेंटेन नहीं किया। ठीक है। या अगर वहाँ पे रखा गया मतलब जो कुछ परसेंटेज सो उसको उससे भी कम पे रखा गया। ठीक है। या वहाँ पे इस तरह की प्लांटेशन की गई जो कि एनवायरनमेंट के साथ उसका कोई सिनर्जी नहीं बन रहा था। ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्लांटेशन ही नहीं होती, वहाँ पे एक लोकल फ्लोरा हर जगह का अपना डिफरेंट होता है। जैसे इस्लामाबाद का एक अपना फ्लोरा है, लाहौर का एक अपना फ्लोरा। सो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि जो ट्रीज़ वहाँ पर लगते हैं बड़े खूबसूरत लग रहे हैं तो वो हम उठा के लाहौर ले आए, सो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे। यहाँ पे एक टेम्परेचर ग्रेडियंट और है इस्लामाबाद का या किसी भी शहर का, वो डिफरेंट है ग्रेडियंट। सो जो रूडा अपने प्रोजेक्ट्स किए, जिस तरह से हमारे पास ट्रक चौक पे काम हुआ, वहाँ पे टोटली इंडिजिनस प्लांट्स लगाए गए। सो उसी गैप को काम किया जा रहा है कि जो गैप हम उस स्टडी और इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कि हम पढ़ते हैं, हम बताते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं जिस तरह से, और जब हम पढ़ के फील्ड में आते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सो इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा गया कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस आएँ और वही ट्रीज़ यहाँ पे लगाए जाएँ। जैसे शीशम था, कीकर हम देखते हैं, नहरों के इर्द गिर्द देखते हैं, तो वो प्लांटेशन जो जिस तरह से पीपल है या जिस तरह से बोरा बेंगलेंसिस है या नेम एनी एंड देयर इज़ अ ट्री, सो वो प्लांटेशन यहाँ पे हमने की। इसी तरह से अगर हम वो प्लांटेशन करें या वो ट्री लेकर आएँ जो यहाँ का नेटिव नहीं है, सो वो तो सर्वाइव नहीं करेगा। फिर अगर हम जितनी एफर्ट हमने उसको लगाने में, उसको मेंटेन करने में की और फिर अगर हमें रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिला तो वो भी टाइम गया। सो हमें एक इमीडिएट और फास्टेस्ट सोल्यूशन चाहिए कि ये जो हीट वेव जिस तरह से है, पहले इस कदर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स नहीं थी, लेकिन अभी कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि हर साल ही हम हीट वेव को सफ़र करते हैं। हम उसको देखते हैं मार्च और अप्रैल एक ऐसा 2 महीने ऐसे होते हैं
कि जिसमें हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर हम एक एमरजेंसी सिचुएशन भी लगाते हैं स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, बच्चों के टाइमिंग चेंज करते हैं, या जो भी करते हैं। जिस तरह से काउंटर्स अभी बन रहे हैं कि जो हीट शॉक्स और इस तरह की चीज़ों के लिए पेशेंट्स आ रहा है, हॉस्पिटल्स में भी इकदाम किए जा रहे हैं और उसके लिए हीट काउंटर्स भी तैयार किए जाते हैं कि जहाँ पे अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। जिस तरह से हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं तो हम वहाँ पर भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जो लेबर काम कर रही है उसको प्रॉपर शेड भी दिया जाए और प्रॉपर वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ उनको दी जाएँ। और अगर इस तरह का कोई केस आता है सो एमरजेंसी एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स भी उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। और अगर कोई सीवियर होता है तो दैट कैन लीड टू द हॉस्पिटल। ये इन तमाम चीज़ों के साथ शहरियों का भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है। हम शहरी मेरे ख्याल से हर घर के अंदर प्लांटेशन अगर करें तो वो हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपने करनी है मस्ट। सेकेंडली ये जैसे आपने कहा कि सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल है। थर्डली जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है वो ये है कि हमने इसे कंक्रीट का शहर बनाया, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। कुछ इस तरह का ऑल्टरनेटिव है कि कंक्रीट की जगह, चूँकि कंक्रीट एक हीट अब्जॉर्बर होता है, सारा दिन जब सूरज सर पे होता है वो हीट ले रही होती है, जो 3 बजे के बाद ही वही सड़कें आपको हीट वापस देना शुरू कर देती हैं, तो वो एक गर्मा गर्मी का माहौल सारा दिन चलता रहता है 24/7। इसकी जगह इसका कोई बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है, किसी और चीज़ की रोड बनाई जाए जो इको फ्रेंडली हो? बिल्कुल ऐसा है। और उसके अंदर जिस तरह से पहले मटेरियल्स थे, जिस तरह से हमारा मुग़ल आर्किटेक्चर आप देखें, वो बिल्डिंग्स आप देखें, और जो पुरानी जो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी, सो उनमें वो तब कंक्रीट नहीं था, तब कच्ची ईंट होती थी और उसी के मुताबिक उसको मेंटेन किया जाता था, बनाया जाता था। वो घर गर्मियों में ठंडे रहते थे और सर्दियों में गर्म रहते थे। सो अभी हमें क्योंकि एक फेस्टिव वो चाहिए, सोल्यूशन चाहिए कि हमें 6 महीने में घर तैयार मिल जाए या हमारी जो बिल्डिंग है वो उस तरह से हो जाए। सो हमें उसके अंदर प्लानिंग स्टेज से ही अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें डिफ़ाइन करना चाहिए कि जो नेचर से करीब हो। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि रूफ टॉप गार्डनिंग करें, हैंगिंग गार्डन्स करें, या जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे नेबरहुड पार्क्स हों और इस तरह से मीन्स के पॉकेट पार्क्स हों, पॉकेट गार्डन्स हों, सो डैट कि जहाँ पे हमें अवेलेबल है स्पेस हम उसको ग्रीन कर सकें। बिल्कुल। और इसी तरह से जिस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती हैं, हमें भी उतनी ही पेस के साथ वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम उसको कभी भी उसको मीट नहीं कर सकते और हम उसको मिटिगेट करने में नाकाम रहेंगे। सो प्लानिंग स्टेज के अंदर ही हमें उस चीज़ को कवर करना होता है और हम करते भी हैं। और जितने हमारे रेगुलेशंस हैं, जो अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं या वैसे नॉर्मल इंडस्ट्री जो हमारी चल रही है, वो SOPs को जब तक फॉलो नहीं करेंगे, आपके प्रोग्राम से मैं फिर बसों से मैं मैसेज देना चाहूँगी अपने इंडस्ट्रियल, जो हमारा इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पर, कि वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी चेंज के ऊपर अगर काम करने की ज़रूरत है वो उसके ऊपर भी वो काम करें। और जहाँ पे अगर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करते हैं और उसको इतना सस्टेनेबल बनाएं कि वो उनको 8 से 10 साल सर्व कर सके। ये नहीं कि सिर्फ 2 साल वो हुआ और उसके बाद वो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। सो इन चीज़ों की ज़रूरत है कि प्लानिंग स्टेज के ऊपर वो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करें, क्योंकि अगर हम अब ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे तो जो हमारे पास वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशंस हैं पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, या ऑल ओवर पाकिस्तान, वी कैन सी इट एंड नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। सो अभी वाटर इमरजेंसी लग रही है। मैं अपनी कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से हमारे पास जितने सब स्टेशन हैं उनको बैन किया गया, और इसी तरह से जहाँ पे हमें लगता है कि एक्स्ट्रा वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका कंजम्पशन हमारी बहुत ज़्यादा हाई है। बिल्कुल ठीक है। तो जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर पानी अवेलेबल है अभी, तो वहाँ पे अगर हम इकदाम नहीं करते तो हम भी उसी जोन में चले जाएंगे कि जो कि डेड जोन के लायक है। बिल्कुल ऐसी है। रूडा जो नए शहर आबाद करने जा रहा है, इसमें ज़ाहिर है कमर्शियल एरियाज़ भी होंगे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो इसमें सर्विस स्टेशन या कमर्शियल यूज़ या डोमेस्टिक यूज़ पानी का किस हद तक अलाउड होगा, किस हद तक उसको मतलब कौन सी उन पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ थोड़ा सा आप इसके बारे में ब्रीफिंग दे सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो नई डेवलपमेंट है, एटलीस्ट देखिए जो हमारे पास एरिया आया वो कुछ तो कंस्ट्रक्टेड था, कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जो प्री पार्टीशन एज इट इज़ चलते आ रहे हैं, कुछ उसमें इंडस्ट्री है, कुछ ऐसे कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ नहीं तो कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं। लेकिन अभी जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर हम स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी पहले इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स लें। इन्वायरमेंटल अप्रूवल एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सारी कंडीशंस जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं उस सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए बताया जाता है,
और जो प्रोपोनेंट होता है उसको फॉलो करना होता है, फिर उसको वो NOC जारी किया जाता है। और इसी तरह जो रूडा उसको NOC जारी करता है वो भी तमाम फुलफिलमेंट के बाद उसको वो इशू करता है कि अब ये सेफली फील्ड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, ये EPA ने जो मतलब ये कल ही नोटिफाई किया इस चीज़ को, नोटिफिकेशन जारी कर दिया EPA ने। मैं ये चीज़ काफ़ी अर्से से चाह रहा था कि हो जाए। वासा ने बज़ाहिर तो कह दिया था कि आप जितने भी सर्विस स्टेशन हैं वो जितना भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिमिटेड कर दें, ये कर दें, वो कर दें, घर के बाहर ना करें, आपको इतना फ़ाइन हो जाएगा, ये वो दिस एंड दैट। हर इंसान घर के बाहर अपनी सड़क भी धो रहा है, हर इंसान अपने घर के बाहर गाड़ी भी धो रहा है। सर्विस स्टेशन गैर कानूनी बने हुए हैं, मतलब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बने हुए हैं, और इतने ज़्यादा हैं जिसकी मतलब कोई भी मतलब इसका रिकॉर्ड नहीं है जी कितने हैं। फिर मैंने खुद ये चीज़ विटनेस की हुई है कि एक ही जगह पे एक ही साथ 3 प्लॉट्स में 3 सर्विस स्टेशन हैं, मतलब उस पूरे एरिया को कितना इफेक्ट करते होंगे जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक तरफ रूडा कोशिश कर रहा है पूरे शहर के पानी को बचाने की, एक दफ़ा रूडा कोशिश कर रहा है कि पानी बच जाए, पानी के साथ जो बाकी सारी या भी हयात है या हमारी इंसानों की ज़िंदगी जितनी भी उससे मुतासर होती है वो बच जाए। दूसरी तरफ वही शहरी अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। इसके लिए क्या करेगा रूडा? बिल्कुल, आपके लिए ये कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आप खुद उस कानून की इन्फोर्समेंट से बाहर अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए बना हुआ है और ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है, को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो वो कभी वो दूसरे की मिसाल देते हैं, कभी वो कहते हैं कि ये फलानी इंडस्ट्री भी ऐसे करिए। सो आपको अपने आप से शुरू करना है कि मैं अगर फॉलो करूँगा इस कानून को तो मुझे देखने वाले या मुझे फॉलो करने वाले कितने लोग मेरे पीछे खड़े होंगे, और इसी तरह से कतरा कतरा करके हम उस अपने गोल को अचीव कर सकते हैं जिसमें हमने पानी को बचाना है। और हम वो टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मिनिमम काम तो वही है जो हमने करना है, लेकिन उसमें हमारा जो रिसोर्स एप्लीकेशन है वो मिनिमाइज हो जाए। और ये एक ऐसा डिप्लीटिंग सोर्स है कि जिसके बगैर वाटर इज़ लाइफ, कि अगर इसके बगैर हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे। जैसे से आप टोलिस्तान की मिसालें देखते हैं, आप सहराओं में लोगों को रहते हुए देखते हैं। सो वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स दैट सिचुएशन अगर हम इस चीज़ को मिटिगेट स्टेज पे नहीं करते। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। मैडम नादिया ताहिर हमारे साथ मौजूद थी, HOD एनवायरनमेंट रूडा। और आपके क्या फ़राइज़ हैं, थोड़ा सा हमने इस सेगमेंट में आपको वो भी बता दिया जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ राय बिलाल साहब मौजूद हैं। राय बिलाल साहब डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग रूडा हैं। राय साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। बड़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। लास्ट टाइम आपने हमें विज़िट करवाया था जी जहार बाग, वो बड़ा बेहतरीन सा प्रोजेक्ट था और उसका क्रेडिट रूडा को तो ओवरऑल जाता ही जाता है, लेकिन इनिशियली वो क्रेडिट आपको जाता है जी। आपने बड़े बेहतरीन किस्म को उसे जो है ना सॉफ्ट लॉन्च भी उसकी अच्छी की थी, हार्ड लॉन्च भी अच्छी की थी। तो अभी महमूद बूटी एक प्रोजेक्ट है जी, मैं उसमें उसको लेके मेरे साथ साथ अवाम के भी कुछ कंसर्न हैं, कुछ सवालात हैं जो अभी बज़ाहिर अवाम को मतलब एक कश्मकश में डाले हुए हैं। वो ये कि महमूद बूटी प्रोजेक्ट ओवरऑल हमने वो जो डंप यार्ड थी, कचरा था, कूड़ा था, उसको हमने कवर कर दिया। वो जो लेचर्ड हैं उनका क्या है, मतलब वो ज़मीन में वैसे ही जाएंगे, वैसे ही जाके अब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो इर्द गिर्द का पानी गंदा कर देंगे। उनको निकालने का कोई तरीकाकार भी रूडा लेके आ रहे हैं? अच्छा सर, थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं प्रोजेक्ट का। ये 2024 में हमने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट की थी। ठीक है। और अगस्त 2024 में, ठीक है, उससे पहले हमारा LWMC के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हमने ये प्लान किया कि इसको हमने एक एनवायरमेंटल हैज़र्ड से एक फ्रेंडली साइट जो है एनवायरनमेंट के लिए उसको बनाना है, ठीक है। और उसकी कन्वर्जन के लिए जो बेस्ट पॉसिबल तरीक़ाकार था वो हमने अडॉप्ट किया और हमारे कंसल्टेंट्स ने वो हमें उसको सजेस्ट किया कि ये इसका बेस्ट तरीका है जिससे अगर आप इसको कवर करके एक हैज़र्ड जो है, इसमें सिर्फ लीचेड का मसला नहीं है, इसमें गैसेस का भी इशू है। मीथेन उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पॉल्यूट करती है फ़िज़ा को, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंसल्टेंट्स ने बेस्ट पॉसिबल जो हमें इसका क्लोयर का था प्रोसेस वो हमें सजेस्ट किया, जिसकी बेसिस पे हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की अगस्त 2024 में, ठीक है। इसकी हमने कंस्ट्रक्शन को 2 फेजेज़ में डिवाइड किया है। पहले फ़ेज़ में जो कि अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 तक
कंप्लीट होना है, उसमें इसका सारा क्लोयर कैप का काम है। ठीक है। क्लोयर कैप का अगर बात करें तो उसमें ये है कि हम जितनी भी वेस्ट वहाँ पे हैपहैज़र्ड डंप थी उसको हमने एक डिज़ाइन सेक्शन के मुताबिक कट किया। ठीक है। ताकि उसकी स्लोप्स स्टेबल हों। ठीक है। और फिर उसके ऊपर हमने 7 फुट की मुख्तलिफ चीज़ों की कवरिंग की है। ठीक है। लेयरिंग की है। उसके ऊपर हमारी सबसे पहली लेयर है मट्टी की। ठीक है। जो कि 3 फुट की है। ओके। उसके ऊपर फिर हमारी जियो लाइनर, जिसको जियो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो डाला गया, जिससे कि आपका ऊपर से जो पानी का बारिश का पानी है वो नीचे उसके अंदर सीपेज नहीं हो। ठीक है। अब वो क्यों डाला, उसकी एक वजह है कि आप कमिंग बैक टू योर इनिशियल क्वेश्चन कि लीचेट जो है वो क्या करता है। लीचेट जो है वो ज़्यादातर जो जितना भी आपका वेस्ट अंदर पड़ा हुआ है उसका जूस है जिसको लीचेट कहा जाता है। ठीक है। और उसकी क्वांटिटी बढ़ती है जब बारिश का पानी उसके साथ मिक्स हो जाए। ठीक है। अब जब बारिश का पानी उसके साथ मिक्स होता है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उसको और जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, वो नीचे ग्राउंड में पेनिट्रेट करता है। ठीक है। अब जब ग्राउंड में पेनिट्रेट करेगा तो आपकी जो सब सरफेस पॉकेट्स हैं पानी की, उनको वो कंटेमिनेट करेगा। ठीक है। उसकी वजह से आपकी ओवरऑल पोल्यूशन, पीने के पानी और ये वो जितने भी आपके इर्द गिर्द ट्यूबवेल्स वगैरह लगे हुए हैं उनको अफेक्ट करेगी, मुतासर करेगी। अब उसको ये जो जियो मेम्ब्रेन है ये बारिश को सील कर देगा, बारिश का पानी नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। अब जो उसका अपना जूस है वो ही सिर्फ प्रोड्यूस होगा। आपका मैं वो सवाल करता रहा हूँ, वो जो बारिश का पानी है जिसको ये सील करेगा, रोकेगा, वो उसका डिस्चार्ज का कोई और हमने पैटर्न बनाया हुआ है? जी जी जी, जो उसकी जो बारिश का पानी है उसके लिए सरफेस ड्रेनेज प्रॉपर दी गई है, मौजूद है। ठीक है। और एम्बेडेड जो स्लोप्स होंगी उसके अंदर हमारी एम्बेडेड ड्रेन्स भी हैं। ठीक है। जो कि अगर पानी नीचे जाता भी है तो वो उस ड्रेन के थ्रू बाहर वाली जो मेन ड्रेन है उसके अंदर चला जाएगा। ओके। अच्छा जी, आगे आप बताएं। अच्छा, अब जो नीचे जो पानी आपका पीछे रह जाता है वो क्वांटिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है 10% तक, बस जो उसका अपना जूस। ओके। उसके लिए हमने लीचेट कलेक्शन सिस्टम पूरा एक डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। जिसके अंदर हमारे टोटल 53 वेल्स वहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे बोर किए गए हैं। ठीक है। उनमें हमारे न्यूमेटिक पंप्स डाल के उसको जो सादा तरीका होता है उससे हम एक्सट्रैक्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। ठीक है। उस ट्रीटमेंट प्लांट से उसकी प्रोसेसिंग करके उसको इस पानी को इतना साफ़ कर दिया जाएगा कि वो वापस एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ओके। जो अल्टीमेटली हमारा अर्बन फॉरेस्ट डेवलप होना है उसकी इरिगेशन जो है वो सारी हमारी उस ट्रीटमेंट प्लांट के साफ़ किए हुए पानी से की जाएगी। तो वो बिल्कुल साफ पानी बन जाएगा, यानी कि वो जहरीला या गंदा पानी नहीं रहेगा? नहीं, उसकी ट्रीटमेंट होगी प्रॉपर। नो डोर नथिंग? नो। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो ये सबसे मेन कंसर्न जो है मेरा भी और काफ़ी सारे लोगों का भी यही था। रूडा के साथ एक मसला पेश आता है जी, वो मसला ये है कि रूडा जब भी कोई काम अच्छा करने लगता है लोगों की नज़र में वो काम बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े कर देता है। सबसे पहले रूडा का क़याम ही अगर देख लें तो लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी, आपकी ज़मीनें हड़पने के लिए आया है जी। आहिस्ता आहिस्ता वो अफवाहें ख़त्म हो गई जी, रूडा ने काम करके दिखाया, साबित किया खुद को। उसके बाद इनके प्रोजेक्ट्स, उनमें भी रूडा ने अपने आप को साबित किया। अब ये महमूद बूटी प्रोजेक्ट था, इसमें भी आवाम ये कह रहे थे कि ये हमारी इर्द की ज़मीनें जहरीली कर रही हैं, इनकी जो आबादी है उनके पीने का पानी जहरीला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रिसेंट कार्ड लेकिन आपके सवाल से मेरा भी और बाकी सब लोगों का भी वो कंसर्न भी ख़त्म हो गया है। महमूद बूटी प्रोजेक्ट में मज़ीद क्या आगे, मतलब आपको क्या लगता है कि आगे हम मज़ीद क्या करने जा रहे हैं आने वाले कुछ? अच्छा, ये तकरीबन 49 एकड़ का रकबा था। ठीक है। पहले थोड़ा था, फिर हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है मज़ीद। ठीक है। सारा कूड़ा तकरीबन हम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। 49 एकड़ जगह थी रिंग रोड के ऊपर, जो पहले आते जाते लोगों को नज़र आता था। महमूद बूटी की रिंग रोड पे पहचान ही ये कूड़े के डंप बने हुए। ठीक है सर। और अब मुझे कई लोगों ने कई दफ़ा बताया है कि हम इसकी पहचान करते करते हम आगे डिफेंस तक निकल जाते हैं कि हमें वो नज़र ही नहीं आता। वो एकदम आपने सारा कवर कर दिया। अच्छा, अब एक तो अंडरलाइन जो इसके ये मामला थे सारे, उसकी ट्रीटमेंट भी रखी गई है। ठीक है सर। और जो ऊपर है सरफेस, अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, रिंग रोड के ऊपर जगह है, बिल्कुल ऐसी। इसके इर्द गिर्द जितनी भी लैंड है उसमें सरकारी होगी या प्राइवेट होगी, इस लैंड को रिक्लेम करने की वजह से उनकी वैल्यू और अप्रिशिएट, बिल्कुल ऐसी। उसमें आवाम को भी फायदा जिनकी ज़मीनें थी, और सरकार की भी इसके साथ 400 कनाल जगह है
जिसकी वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीस की हो। बिल्कुल ऐसी। एक तो इसका फ़ायदा ये है, दूसरा इसका ये है कि हम यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट भी प्लान कर रहे हैं। हमने इसको सिर्फ स्लोप्स में डिज़ाइन नहीं किया, बल्कि हमने इसकी टॉप सरफेस पे 11 एकड़ जगह प्लेन भी रखी है। उस पे हम हैवी स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते, इसलिए हमने वहाँ पे सोलर पार्क का प्लान किया हुआ है। उसके ऊपर अभी हमारी डिस्कशंस चल रही हैं कि उसको किस तरह से करना है। मैंने आपको शुरू में बताया, हमने 2 फेजेस में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया है। पहला फेज़ हमारा अगस्त 25 में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, जुलाई अगस्त 25 में इंशाल्लाह, और वो सिविल वर्क्स का था। और जो बाकी अगस्त से लेके दिसंबर तक वी आर प्लानिंग कि हम इधर यहाँ पे सोलर पार्क डेवलप करें, और बाकी जो पूरा एरिया है उसको हम अर्बन फॉरेस्ट लगा दें। ये 2 और कंपोनेंट्स इसके अंदर इसके मजीद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे जी, इंशाल्लाह। और ये इसका फ़ायदा ये हो जाएगा जी कि ये एक तो आपको पावर एनर्जी प्रोड्यूस करके देंगे, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। राय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा राय साहब, मुझे एक और सवाल बड़ा अहम मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये एक कचरे का कूड़े का ढेर था जिसको रूडा ने निखार दी है, अब बेहतर बना दी है। अब पहले तो ज़ाहिर है सबको, मुझे भी कचरा नज़र आ रहा था, सबको कचरा नज़र आ रहा था। अब शायद मुझे भी अपॉर्चुनिटी नज़र आती हो इसमें कोई, और बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी शायद अपॉर्चुनिटी नज़र आती होगी। आपकी नज़र में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या इदारे इसमें इंटरेस्टेड हैं आप, और किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको कर रही है, लीड कर रही है इस प्रोजेक्ट को। ठीक है। और हमें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं, वो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इन्वेस्टेड है। और उनके थ्रू हमने कुछ इंटरनेशनल फर्म्स हैं उनको भी रीच आउट किया है, ताकि इसमें एक टर्म यूज़ होती है कार्बन क्रेडिट्स, उसका आजकल गवर्नमेंट में भी और इससे पहले भी प्राइवेट सेक्टर में हमारे पाकिस्तान में काम हुआ है। ठीक है। वो उसमें होता ये है कि आप जितने भी कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करते हैं उसके अगेंस्ट आपको इंटरनेशनल फंडिंग मिलती है। ठीक है। उसका एक प्रोसेस होता है पूरा, वो जो भी आपके साथ फर्म अटैच होती है वो आपको एक उसका प्रपोजल बना के देते हैं, उसका पूरा फुटप्रिंट, उसकी बेसलाइन इस्टेब्लिश की जाती है, और फिर उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाता है कि पहले और पिछला उसका पास्ट का डेटा भी इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। कि पहले इस हैज़र्डस जगह का जो इम्पैक्ट था उसको इसको ट्रीट, हाँ जी, क्लाइमेट पे, उसको इस ट्रीटमेंट के बाद उसमें कितना फ़र्क आया। ठीक है। अब जब वो फ़र्क आता है तो उसकी वैल्यूज़ डिटर्मिन होती हैं। ठीक है। उन वैल्यूज़ की बेसिस पे आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, रीच आउट करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स को, और वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन कार्बन क्रेडिट्स को बेचकर ली जा सकती है। यानी कि आप डॉलर्स में, वी आर स्पीकिंग डॉलर्स, और वही जिसकी हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कमी है जी, तो वही इन्वेस्टमेंट। और कूड़ा, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं कूड़े को। अच्छा, ब्लैक गोल्ड ही कहा जाता है आम टर्म। उसकी क्या वजह है, क्यों ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? सर, इसके साथ बहुत ज़्यादा बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। अच्छा। कूड़ा आप हमारे लिए तो एक यूजलेस चीज़ है, बट आपने कभी नोटिस किया हो आपके घर के बाहर से ही अक्सर सॉर्टिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल होती है। प्लास्टिक मटेरियल लोग निकाल के ले जाते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे, वो रिसाइकल होता है, वो आगे यूज, और कुछ चीज़ें बर्निंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कोई आपकी लकड़ी या फिर आपके कपड़े, क्लोथिंग जो ज़ाया हो गई होती है वो आप उसकी बर्निंग वैल्यू होती है। शॉपर जो होते हैं आपके पॉलीथीन बैग्स, उनकी बर्निंग वैल्यू होती है। वो ये सारे सॉर्टिंग डिफरेंट स्टेजेस पे होते होते डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में चला जाता है, और वो उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर आइदर फॉर बर्निंग या फिर उनकी रिसाइकलिंग या जो भी हाँ उनका होता है। तो ये सॉरी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी यहाँ पे महमूद बूटी की वजह से क्लाइमेट में क्या बेहतरी है? क्योंकि पहले मुझे याद है यहाँ पे वो ऊपर मीथेन क्लाउड बन जाता होता था, और बहुत सारी जहरीली गैसेज इकट्ठी होकर हम सबको हमारी इस वक्त जो अभी वैसे तो हमारी मॉनिटरिंग हो रही है पीरियोडिकली EPA के थ्रू, हम उनको डेटा भी शेयर करते हैं, और थ्रू प्राइवेट वेंडर्स कर रहे हैं, और डेटा शेयर हम करते हैं थ्रू EPA। अभी हमारे पास जो क्लाइमेट है वो हम बीइंग वहाँ पे खुद खड़े होके जो हमें फीलिंग आती थी, हम वहाँ पे आप फिज़िकली खड़े नहीं हो सकते थे। अब एक चेंज ये है कि आप
हमारे वहाँ पे फॉरेन डेलीगेशन आ रहे हैं, हम काफ़ी लोगों को वहाँ पे लेके जा रहे हैं और स्मेल का एलिमेंट वहाँ पे किसी हद तक कंट्रोल हो गया हुआ है। ठीक है। वो स्मेल बेसिकली आपकी मिक्स थी, वो उसके अंदर आपकी गैसेस की स्मेल भी थी। ठीक है। और आपकी कूड़े की स्मेल भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। अभी फ़िलहाल स्मेल को कंट्रोल किया गया। अभी हमारी कैपिंग कंप्लीट नहीं हुई, हमने 85% फर्स्ट लेयर डाली हुई है। अब कुछ पोर्शन रह गया हमारा, जिसको हम अगर उसको भी कवर कर लेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट हमारी जो गैस की जो थी वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और बाकी कूड़े की स्मेल ऑलमोस्ट रिडंडेंट है वहाँ पे, आपको यू डोंट फील कि कूड़े का स्मेल पास बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं आएगी इंशाल्लाह, नहीं आएगी इंशाल्लाह। और उस मतलब इन फ्यूचर भी उसको मेंटेन करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास प्लान्स हैं? अब देखिए, जब वंस इसको कवर कर दिया ना, फिर उसकी बाद में पीरियोडिक मेंटेनेंस है उस फैसिलिटी को मेंटेन करने। ठीक है, ठीक है। अब कूड़े को मज़ीद आपने नहीं, उसकी यानी कि बू का स्मेल का हमने मिटिगेशन और मज़ीद कोई नहीं है, ये फाइनल मिटिगेशन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी जी एक और छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ हिदायतुल्लाह खान साहब मौजूद है जी, डिप्टी डायरेक्टर यूटिलिटीज़ रूडा। सर कैसे हैं हम? खैरियत से? फाइन जी, थैंक यू। आप ठीक है? अच्छा सर, रूडा के वैसे तो हमने बाकी सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, थोड़ा सा सोलर के बारे में डिस्कशन हम आपसे करना चाहेंगे जी। सोलर को लेके कहाँ पे आपके प्लान्स हैं रूडा के, कि रूडा वहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स बनाने जा रहा है या सोलर एनर्जी जहाँ से प्रोड्यूस करने जा रहा है? कितने मैसिव हैं वो प्लान्स, कितने माइनर हैं वो प्लान्स? थोड़ी सी हमें इसकी आगाही ब्रीफिंग कीजिएगा जी। बेसिकली जो हमने रूडा के अंदर प्लान किया है, हमने अपना पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो है 6000 मेगावाट। इसका 40% हमने रिन्यूएबल से पूरा करना है। ठीक है। रिन्यूएबल में हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, कीपिंग द पोटेंशियल, वो है सोलर का। ठीक है। इसके अलावा हमारे विंड के पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने लगाने हैं सिंध के कोस्टल एरिया में और पावर यूज़ करनी है रूडा के अंदर। ठीक है। अब सोलर की बात अगर करें तो हमारे पास डिफरेंट पोटेंशियल साइट्स हैं। आफ्टर द डिटेल सर्वेज एंड प्लानिंग्स जो हमने आइडेंटिफाई कर ली है रूडा की जुरिसडिक्शन के अंदर। वन ऑफ देम इज़ 500 मेगावाट जो है महमूद बूटी के ऊपर लगेगा कैपिंग के बाद, सिविल वर्क्स के बाद, और उस पावर को हम यूज़ करेंगे अपने इंडस्ट्रियल जोन में। ठीक है। इसके बाद बारी आती है, हम एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रहे हैं पाकिस्तान में, फ्लोटिंग सोलर। ठीक है। फ्लोटिंग सोलर? जी, फ्लोटिंग सोलर जो फर्स्ट ऑफ इस काइंड होगा इन पाकिस्तान। ये क्या है फ्लोटिंग सोलर? क्या फ्लोटिंग सोलर इज समथिंग के वो पानी के ऊपर हम एक स्ट्रक्चर लगाते हैं। जिसके ऊपर हम पैनल लगाते हैं, पैनल फिक्स करते हैं। उससे फिर जो पावर प्रोड्यूस होती है, जो मतलब वो एनर्जी कंजर्वेशन करता है, कन्वर्जन करता है फ्रॉम AC टू DC इन्वर्टर्स के साथ, उसको हम फिर फीड करते हैं अपने नियरेस्ट ग्रिड। ठीक है। जिससे हमारी 470 मेगावाट की पावर जो नीड्स होंगी वो कैटर होंगी। तो वो पानी के अंदर तो बह के कहीं से कहीं निकल जाएगा? नहीं जी, इस तरह नहीं होगा। बेसिकली जिस तरह अगर आपको पता हो, हमारे पास जो है 3 डैम्स आ रहे हैं गाजी के ऊपर टू बी पॉन्डिंग, और उसके स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं। अगर वो पानी के ऊपर ओपन भी लगा हो, मलेशिया में लगा हुआ है, अभी तरबेला के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट ट्राई की है वबडा वालों ने, सेकेंड वालों में लगा रहे हैं। वो कहीं नहीं तैरता, वो एक स्टील माउंटेड स्ट्रक्चर होता। ठीक है। उसको फिर हम एंकरिंग बोल्टिंग करके एजेस के साथ जो रिवर बैंक्स हैं उसके साथ हम उसको फिक्स कर देते हैं जी। और उससे फिर एक टेपिंग पॉइंट लेके वहाँ से हम पावर फीड कर देते हैं अपने ग्रिड को। ठीक है। तो ये जो तरबेला पे हुआ है वो कामयाब गया है प्रोजेक्ट? इट्स अंडर अभी टेस्टिंग एंड कमिशनिंग फेज, तो होपफुली इंशाल्लाह इट विल बी अप टू द मार्क इंशाल्लाह। सेकेंडली मुझे ये बताइएगा, ये फ्लोटिंग मतलब सोलर बनाने का क्या मतलब, इसका मकसद क्या है? हम ज़मीन पे क्यों नहीं लगा सकते, हमें पानी पे क्यों लगाना है टू कंज्यूम द सरफेस? इसकी 4-5 एडवांटेजेस हैं जो मेजर उसमें है। एक तो हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं क्योंकि हम अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा, जो पानी की इवैपोरेशन को रोकने के लिए भी ये बहुत बेहतर है। ओके, ज़बरदस्त। अब क्योंकि ऑलरेडी हमारा ग्राउंड लेवल जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिचार्ज होगा, वाटर टेबल ऊपर होगा, तो इससे ऑपरेशन भी रुकेगी, एटमॉस्फेयर के लिए भी अच्छा है। प्लस उसी पानी को हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो इरीगेशन भी हो सकती है, वाटर टेबल भी रिचार्ज हो सकता है, एक्वेरी लाइफ भी बहाल हो सकती है, और उसके ऊपर सोलर लगा के हम बिजली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये जो महमूद बूटी पे करने जा रहे हैं, ये कितना मैसिव प्रोजेक्ट है, इसका भी थोड़ा सा बताइएगा। महमूद बूटी पे जी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है 5 मेगावाट का इनिशियली फर्स्ट फेज़ में। ठीक है। एक्सटेंडेबल टिल 20 मेगावाट। ओके ओके। हम एक पावर पार्क लगाने लगे हैं, और
ये जिसकी जो बिजली प्रोड्यूस होगी उसको हम इंडस्ट्रियल जोन है हमारा, जहाँ पे तकरीबन 450-500 के करीब इंडस्ट्रीज चल रही हैं इस वक्त, उसको हम फिट करेंगे उससे। ठीक है। जिससे उनके ओपेक्स और कैपेक्स भी कम होंगे। जहाँ वो बिजली की मद में सालाना अगर वो 4 to 5 मिलियन ऑफ रुपीज़ ऑफ बिल पे करते हैं, तो अगर वही पावर उनको सोलर की मद में दी जाए तो उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% यूज़ हो जाएगी। ठीक है जी। और महमूद बूटी और ये फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, ये तो मतलब इनिशियली अभी आपके प्लान पे हैं, इसके अलावा भी कोई प्लान है लाहौर या लाहौर से बाहर? जी, लाहौर जो रूडा की जो रिजर्वेशन है उसकी अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमारे पास 32 साइट्स और हैं। 32 साइट्स? जी, ज़बरदस्त। जो हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिन पे रूफ टॉप्स भी प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के फ्लोटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, और जिस पे हम सोलर लगाएंगे जी इंशाल्लाह जी। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। हिदायतुल्लाह खान साहब, अल्लाह आपको कामयाब करें, अल्लाह रूडा को कामयाब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। ये आपने आज के प्रोग्राम में जान लिया होगा, छोटे मोटे से मेरे कंसर्न्स थे, छोटे मोटे से आपके कंसर्न्स थे, हमने वो क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गए होंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।